नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज जो है हम क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पढ़ रहे हैं। इसमें इसका एक जो अंश है, एक भाग जो है वह अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर और यह सब कुछ निःशुल्क है। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। बाबूपट्टी से पैदल चलकर प्रयाग प्रयाग आते गाते हुए, यानी बाबूपट्टी से पैदल जाते समय जब प्रयाग की तरफ जाते हैं तो वो गाते हुए जाते थे। क्या गाते थे? गंगा तोरी लहर चले रे, गंगा तोरी लहर चले चले है। अमर लोक धुनों पर आधारित मेरे गीतों में एक है, यानी सभी लोक गीतों में एक लेखक के इस पर एक है। एक गीत की पंक्ति है, गंगा की लहर अमर है, यानी गंगा की जो लहर है, धारा है, वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। निश्चय ही वह उस गीत की कड़ी की प्रतिध्वनि होगी जो मेरी स्मृति में कहीं अटकी रह गई होगी। संबंधियों और ब्राह्मणों को घर के अंदर जगह दी जाती, बाकी लोग बाहर बरामदे में ठहरते। घर के आगे खुले मैदान में अलग अलग परिवारों के अलग अलग चूल्हे जलते, खाना पीना होता। बात को मैदान के बीचों बीच अलाव लगता, जिसके चारों ओर बैठकर सब लोग किस्सा कहानी करते, भजन कीर्तन करते। खूब तड़के तड़के ही उठकर वे गंगा स्नान के लिए चले जाते और जब संध्या को लौटते तब उनको पहचानना मुश्किल होता। उनके सिर मुंडे होते, यानी सिर के जो बाल होते हैं वो निकाल दिए जाते थे और पहचानना कठिन हो जाता था। दाढ़ी मूछ सरपट होती, गया पिंडे प्रयाग मुंडे चेहरे उनके मेले की गर्द से भरे होते। दूसरे दिन सवेरे वे विदा हो जाते। जब तक हमारा पुश्तैनी घर घर चक पर बना रहा तब तक यह सिलसिला साल साल चलता रहा। साल के वे 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते, यानी साल के जो 2 दिन थे वह महत्वपूर्ण थे। कौन से? गांव के किस्से चर्चे चर्चे से दीवारें गूंज उठती। गांव की पैदावार, गांव की खाने पीने की चीज़ें घर में देखी जाती, यानी खाने पीने की जो चीज़ें थी वह घर में देखी जाती थी। गांव के लोग, जो लोग स्नान के लिए आते वे थोड़ी बहुत चीज़ें सौगात के रूप में साथ लाते थे, यानी जो लोग स्नान करने के आते कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ लाते थे। यह हमारे खेत की मूली, यह हमारे खेत का गन्ना, यह हो रही ये छिमिया, यह हमारे घर घर में बना सत्तू, ये तिल के लड्डू, यह हमारे घर का अचार, यह सिरका, गांव से टूटी हुई हमारी कड़िया। जैसे एक बार फिर जुट जाती, यानी जो भी बाहर गांव से लोग गंगा का स्नान करने के लिए आते थे वो कौन कौन सी वस्तुएं साथ में लाते थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थे, तो याद रखिए, यह हमारे खेत की मूली, यानी क्या मूली लाते थे। यह हमारे खेत का गन्ना, यानी गन्ना लाते थे। उसके साथ छिमिया छिमिया लाते थे और यह हमारे घर का सत्तू भी लाते थे। तिल के लड्डू, यह हमारे घर का आचार, सिरका, गांव के टूटी हुई हमारी कड़िया जैसे, यानी यह सब कुछ देखकर जो गांव से लोग लाते थे, यह देखकर लेखक की जो टूटी हुई गांव की कड़ी थी वह फिर से जुट जाती थी और उसको लगता था कि लेखक को हम फिर से गांव में हैं। जो गंगा स्नान करने आते थे वो क्या लाते थे? मूली, गन्ना, छिमिया, सत्तू, तिल के लड्डू और अचार, सिरका, यह सब कुछ लाते थे। हम शहरी से ग्रामीण हो जाते, यानी फिर वो सब कुछ चीज़ें देखकर लेखक शहर में रहते थे फिर भी ग्रामीण हो जाते थे। इलाहाबादी से प्रतापगढ़े, यानी इलाहाबाद में रहते थे फिर भी प्रतापगढ़े हो जाते, प्रतापगढ़ का हो जाते थे। प्रतापगढ़ का शुद्ध नाम निश्चय ही प्रतापगढ़ होगा, यानी प्रतापगढ़ का शुद्ध नाम जो है वह प्रतापगढ़ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतापगढ़ गढ़ ऐसा लिखा है, लेकिन शुद्ध ऐसा है प्रतापगढ़। और बात को भी जब हमें इलाहाबादियों के या
इलाहाबादियों की या दूसरों के सामने अपनी सहज बुद्धिमत्ता की धाक जमानी होती तो प्रतापगढ़ के अपने पुराने संबंधों को याद कर हम यह कहावत दोहराते, यानी संबंधों को प्रतापगढ़ के याद करके एक कहावत दोहराते थे, न सो पड़ा न एक प्रताप गढ़ा, और आजकर कही प्रताप गढ़ा पड़ा भी हुआ तो तिलहट के गुरु महाराज ने मनसा को जो 3 पुत्रों का वरदान दिया था वह पूरा हुआ, यानी जो मनसा के महाराज ने जो 3 पुत्रों का वरदान दिया था वो पूरा हुआ और 3 पुत्र उनको हो गए। 3 पुत्रों के 3 परिवार बने और 3 पीढ़ियों तक सबका सम्मिलित कुटुंब चलता रहा। कितने पीढ़ियों तक? 3 पीढ़ियों तक। चौथी पीढ़ी में तीनों अलग हो गए। बड़े लड़के का परिवार बड़ा कहाँ जाने लगा, मंझले का मंझला और सबसे छोटे का छोटा घर। बड़ा और मंझला परिवार मनसा की भूमि पर बने मकान में रहता था, यानी बड़ा और मंझला जो बेटा था वो मनसा की भूमि पर रहता था। चूल्हे दो चूल चूल्हे चूल्हे 2 हो गए, मकान 2 खंडों में बढ़ गया। बड़े घर को बड़े घर के नाते विशिष्ट सम्मान दिया जाता। देवताओं की स्थापना बड़े घर में की जाती, पूजा आदि बड़े घर में होती, प्रसादी पाने में हम वही जाते, विवाह आदि बड़े घर के आंगन से किए जाते। मनसा जेनी जेठ के यहाँ काम करते, उनके बाद यह जगह उनके छोटे लड़कों को मिली और इस तरह 3 पीढ़ियों तक पिता के बाद पुत्रों को वह स्थान मिलता रहा। 3 पीढ़ियों तक पिता के बाद पुत्रों को वह स्थान मिलता रहा। जैनी सेठ की कुछ भूमि इलाहाबाद से उत्तर गंगा पार सोराव तहसील में थी। चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी को इस जमीन की देखरेख करने के लिए कारिंदा के रूप में वहाँ भेजा था, यानी किस रूप में? कारिंदा के रूप में भेजा था। चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी को, यानी जो चौथी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था, वारिस था, उस जमीन की देखरेख करने के लिए उसको भेजा था और उसको कारिंदा के रूप में भेजा गया था। और बाद को उसने वही चफरी नामक गांव में अपना घर बना बसा लिया। गुरु महाराज के दिए हुए 3 बर्तन भी तीनों परिवारों में बिट गए, यानी गुरु महाराज ने जो 3 बर्तन दिए थे वह 3 बर्तन भी 3 परिवारों में बट गए थे। बड़े ने थाली गई, यानी बड़े घर में जो बड़ा बेटा था उसको थाली दी गई। मंझले बेटे को बटलोई और गिलास छोटे घर में गया। इन बर्तनों की चमत्कारी शक्ति में बराबर विश्वास किया जाता रहा। बटलोई लड़कपन में मैंने अपने घर में देखी थी, यानी छोटेपन में लेखक ने बटलोई अपने घर में देखी थी। उसमें वही शक्ति समझी जाती थी जो उस पात्र में जिसे भगवान भास्कर ने द्रौपदी को दिया था। यानी जब तक वह पात्र खाली न हो जाए तब तक उसमें उस पके पदार्थ से कितने ही लोग को तृप्त किया जाता था। जो गुरु महाराज ने बर्तन दिए थे, जब तक उसमें जो सामान है, पदार्थ है, वह कितने ही लोग भोजन के लिए क्यों ना आए, वह सभी को भोजन देते थे। जब कभी हमारे घर में भोजा आदि होता, उसे बटलोई में कुछ पकाकर अन्य सब व्यंजनों में डाल दिया जाता। बटलोई के बारे में, अन्य बर्तनों के बारे में नहीं है। कुछ उसमें रहने भी दिया जाता और उसके प्रताप से बिरादरी के लोग खाते। पर्जा पवन खाते, गरीब गुरबा को बांटा जाता और फिर भी कुछ बच रहता। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी, यानी मनसा की जो छठी पीढ़ी थी वह लेखक के पिता की पीढ़ी थी। याद रखिए, मनसा की छठी पीढ़ी यानी लेखक के पिता की पीढ़ी थी और लेखक के जो चाचा थे उनकी पीढ़ी थी। बड़ा घर उस समय 4 भाइयों का परिवार था। सबसे छोटे गणेश प्रसाद, यानी बड़े घर में कौन? 4 भाइयों का परिवार था और सबसे छोटे का नाम था गणेश प्रसाद, जिसका नाम घर मोहल्ले वालों की जुबान पर संक्षिप्त सहज होते बिगड़ते गणेश प्रसाद गणेशी से गसी हो गया था। हम बच्चे उनको गेसी चाचा भी कहते थे, यानी गणेश प्रसाद को ही गेसी चाचा भी कहते थे। याद रखिए। उनके 3 बड़े भाइयों के नाम थे, यानी जो बड़े परिवार के छोटे का नाम था गणेश प्रसाद और उसके 3 भाइयों के नाम थे जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर और मोहनलाल। जगन्नाथ प्रसाद एक पुत्र और पत्नी और मुरलीधर एक पुत्री और 1 मिनट, थोड़ा सा होल्ड।
गणेश प्रसाद जिसका नाम मोहल्ले में वालों की ज़ुबान पर संक्षिप्त था, यानी मोहल्ले के लोगों के सभी ज़ुबान पर था। और गणेश प्रसाद गणेशी से गंसी हो गए, यानी गणेश प्रसाद को ही गणेशी से गंसी कहते थे, याद रखिए। हम बच्चे उन्हें गैसी चाचा ही कहते थे। उनके 3 बड़े भाइयों के नाम थे, यानी 3 बड़े भाइयों के, गणेश प्रसाद के 3 बड़े भाई थे, उनके नाम थे जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर और मोहनलाल। जगन्नाथ प्रसाद एक पुत्र और पत्नी, और मुरलीधर एक पुत्र, यानी जगन्नाथ प्रसाद जो है एक पुत्र और एक पत्नी, नहीं एक ही पुत्र था। मुरलीधर एक पुत्र, यानी मुरलीधर को एक पुत्री थी और पत्नी छोड़कर अल्पायु में ही स्वर्ग हो गई, यानी मुरलीधर की पत्नी जो है वह मृत्यु हो गई थी। गणेश प्रसाद ने जगन्नाथ प्रसाद के और मोहनलाल ने मुरलीधर के अनाथ परिवार के भरण पोषण का भार अपने कंधों पर लिया, यानी किसने उनकी वृद्धा माता ने उन्हें हम बचपन में बड़की कहा करते थे, यानी उनकी वृद्धा माता को बचपन में लेखक जो है बड़की कहते थे। आपने छोटे लड़के के साथ रहना पसंद किया। इस प्रकार परिवार का एक प्रकार से संतुलन विभाजन हो गया। रहने का घर एक ही था, चूल्हे दो दो जला करते थे। जिस समय जगन्नाथ प्रसाद और मुरलीधर की मृत्यु हुई उस समय मोहनलाल और गणेश प्रसाद की पढ़ाई चल रही थी। मोहनलाल पढ़ने में ज़्यादा तेज थे, यानी मोहनलाल पढ़ने में तेज थे, पढ़ाई में। एफए में उन्हें प्रथम श्रेणी मिली थी, यानी मोहनलाल को एफए में प्रथम श्रेणी मिली थी। पर जब बड़े भाइयों की असामयिक मृत्यु से एक छोड़ दो परिवारों का भार उनके सिर पर आया। किसके सिर पर? मोहनलाल के। और उसके सिर पर आ पड़ा। विवाह शायद उनका भी हो चुका था, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दफ्तर में क्लार्क की जगह मिल गई, यानी जो मोहनलाल जो है वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लार्क की नौकरी करते थे, लिपिक की। और इस प्रकार उसकी गिरफ्ती सुचारू रूप से, यानी इस प्रकार जो गृहस्थी थी सुचारू रूप से चलती थी। गणेश प्रसाद अधिक महत्वाकांक्षी थे। विवाह उनका उस समय तक नहीं हुआ था। बात को उनके विवाह में बारात के साथ जाने की मुझे धुंधली सी स्मृति है। विद्यार्थी जीवन की बेफिक्री पर सहसा ग्रस्त के दायित्व का जो गंभीर आक्रमण हुआ था उसको उन्होंने झेल तो लिया था, पर उसके सामने हथियार डालने को वे तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। किसने? गणेश प्रसाद ने। घर का खर्च चलाने को 2-1 ट्यूशनों पर लिया, यानी घर का खर्चा चलाने के लिए वो 2-1 ट्यूशन पढ़ाते थे। साथ ही उन्हें यह विश्वास भी था कि यदि कोई आर्थिक कठिनाई आ गई तो उनके बड़े भाई मोहनलाल उनकी सहायता करेंगे। मनुष्य प्राय अपनी जवानी में कोई ऐसी भूल कर जाता है, उससे उनकी ज़िंदगी का सारा नक्शा बदल जाता है, यानी ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। मनुष्य प्राय अपनी जवानी में कोई ऐसी भूल कर जाता है कि उसकी ज़िंदगी का सारा नक्शा बदल जाता है। कोई एक ऐसी घटना करता है या ऐसी घटना घटित होती है जवानी में जो उसके जीवन जो है सारा बदल जाता है। किसी सही कदम से ज़िंदगी अक्सर संवर भी जाती है। गणेश प्रसाद से एक ऐसी ही भूल हो गई। उन दिनों बलिया के डॉक्टर गणेश प्रसाद की ख्याति, यानी जो बलिया के डॉक्टर थे गणेश प्रसाद की ख्याति भारत के सबसे बड़े गणित तज्ञ के रूप में फैल रही थी, यानी डॉक्टर गणेश प्रसाद की ख्याति उस समय में गणित तज्ञ के रूप में फैली थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है। गणित के प्रश्नों को हल करने में उनकी तल्लीनता का एक किस्सा भी कहा जाता था। एक बार उनके पाँव में एक फोड़ा निकल आया, यानी पाँव में एक फोड़ा निकल आया और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर गणेश प्रसाद ऑपरेशन कराने को राजी हो गए, पर क्लोरोफार्म लेने को नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें गणित का कोई बहुत कठिन प्रश्न दे दिया जाए और जब वे उसे हल करने में डूब जाए तब उसका ऑपरेशन कर दिया, यानी वो जो बेशुद्ध होने की जो दवा थी वह लेने में उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि कोई गणित का कठिन सवाल दिया जाए और मैं वो हल करने में मग्न हो जाऊँ तब मेरा ऑपरेशन किया जाए, और ऐसा ही किया गया। सुना है कि रमन महर्षि ने कैंसर का ऑपरेशन भी बिना क्लोरोफार्म लिए किया था, यानी जो रमन महर्षि थे उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन जो था वह बिना क्लोरोफार्म, यानी जो बेशुद्ध वाली दवा थी वह बिना खाए ही किया था। इस किस्से में कितना तथ्य है, कितनी कल्पना, मैं नहीं
कर कह सकता, पर निश्चय ही इसको कौतूहल के साथ सुना जाता होगा। डॉक्टर गणेश प्रसाद की समाधिस्थ ऋषि की सी तस्वीर लोगों की आंखों के आगे थी आती होगी। समन समनाम समनाम होने का भोला सा गर्व अनुभव करते करते घंसी चाचा चाचा पर यह सनक सवार हो गई, मैं दूसरा गणेश प्रसाद बन सकता हूँ और अपनी इस भूल की कीमत वे जिंदगी भर चुका रहे। एफए पास करने के बाद बीए में एक विषय के रूप में उन्होंने गणित ले लिया। अरे, एफए पास करने के बाद बीए में उन्होंने यानी एफए या एफए का मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता। तो एफए पास करने के बाद उन्होंने बीए में एक विषय के रूप में क्या लिया, गणित विषय लिया, और वह उनके गले की फांसी हो गई। कई वर्षों तक वे गणित के कारण बीए में फेल होते रहे। उनका फेल होना साल की एक प्रत्याशित घटना सी हो गई। मुझे अपने बचपन की याद है। गर्मी और बरसात के बीच एक दिन ऐसा आता जब उनके घर में रोना पीटना मचता, न चूल्हा न जलता, और सुनाई पड़ता कि घंसी चाचा फिर फेल हो गए। और मोहन चाचा व्यंग और क्रोध से कहते, ससुरु चले हैं डॉक्टर गणेश प्रसाद बनने। आश्रित प्राणियों के लिए रोटी कपड़ा जुटाने के लिए ट्यूशनों पर मारे मारे फिरते और रातों को जाग जाग कर गणित की न सुलझने वाली गुंथियों से मातापंची करते। घंसी चाचा का स्वास्थ्य चौपट हो गया। बारंबार की असफलताओं ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया। वे न किसी से बात करते करते न किसी के पास बैठते। कहीं अकेले देखे भी जाते तो फटी फटी आंखों से खालीपन को घूरते। अपना गम गलत करने को वे चोरी चोरी छिपे शराब पीते, यानी जो भी गम है, वह दुख है, वह भूल जाने के लिए वह चोर चुपके से शराब पीने लगे थे। उनके दुर्भाग्य के साथ संवेदना सबको थी, पर उनके इस फेल से परिवार के सब सदस्यों को भारी धक्का लगा। वे जब जब शराब पीकर घर आते और पता किसी तरह ही लग जाता, तो घर की औरतें आशंका और विक्षोभ भरे स्वर में कहती, कोठी कोठी होई जही है, हम लोग आमोटा के पांडे, यानी कैसे हो गए हम आमोटा के पांडे। घंसी चाचा ने किंग बुश एंड द स्पाइडर की कहानी व्यर्थ ही नहीं पढ़ी थी, यानी घंसी चाचा ने कौन सी कहानी पढ़ी थी, एंड किंग्स बुश एंड स्पाइडर्स की कहानी व्यर्थ ही नहीं पढ़ी थी। साल अ, साल वे फेल होते गए, यानी सालन साल फेल होते गए और इम्तहान में बैठते ही गए, और एक साल वे कामयाब हो गए, यानी एक साल वो कामयाब हो गए फेल होकर। घंसी पास हो गए। घर से मोहल्ला गूंज उठा। एक बड़ी दावत हुई। जग्गू चाचा ने बड़की की बहन के लड़के होने के नाते खाना बनवाने का सारा इंतज़ाम अपने हाथों लिया। उन्हें खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। किसको खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था? तो याद रखिए किसको था? तो जंगू चाचा को था, वह खाना बनाने का और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। किसको? जग्गू चाचा को, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उन्हें और भी कोई जीवंत शौक थे। घंसी चाचा को शराब का चस्का उन्होंने ही लगाया था। घंसी चाचा को शराब पिलाने की जो लत थी, किसने लगाई थी? जग्गू चाचा ने ही लगाई थी। उससे ज़्यादा उदार और जिंदा दिल आदमी मैंने अपने परिवार में नहीं देखा। वे अपनी कमजोरियाँ खुलेआम स्वीकार करते। हमने तो बस 3 ही चीज़ चाही, कलिया, दारू, मेहरारू, यानी जग्गू चाचा क्या कहते थे कि हमने सिर्फ केवल 3 ही चीज़ मांगी है, 3 ही चीज़ चाहिए। वह कौन सी 3 चीज़ें चीज़ चाहिए? कलिया, दारू और मेहरारू। बड़की को महीनों मन्नतें उतरते लगे। सत्यनारायण की कथा लगी। गंगा जी को पियरी चढ़ी। हनुमान जी को लड्डू चढ़े। गाजी मियाँ को मलीदा चढ़ा। वे भी हमारे धर के देवताओं की पंगत में किसी समय आ बैठे। और भी बहुत से देवी देवताओं की पूजा हुई। मनसा की संतानों में ग्रेजुएट होने वाले घंसी चाचा पहले व्यक्ति थे, यानी मनसा के परिवार में या मनसा के संतानों में ग्रेजुएट होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो घंसी चाचा था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उन्हें शीघ्र ही कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल में गणित के अध्यापक के रूप में जगह मिल गई, यानी वो पास हो गया और शीघ्र ही उसको घंसी चाचा को कायस्थ पाठशाला में
गणित के अध्यापक के रूप में वह ज्वाइन हुए, जिस पर वे अपनी वृद्धावस्था तक काम करते रहे। अवकाश प्राप्त करने के थोड़े ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। वे कोड़ी न हुई। अब इसको लगभग 20 वर्ष हो चुके, यानी घनश्याम चाचा की मृत्यु होकर भी 20 वर्ष बीत गए हैं। इसी चाचा को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, यानी घनश्याम चाचा को अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक था। हमारे खानदान में हैट और टाई के साथ सूट पहनने वाले वे पहले दिखते हैं, यानी घनश्याम चाचा जो थे लेखक के परिवार में टाई और सूट पहनने वाले पहले व्यक्ति थे। साइकिल की सवारी करने वाले भी शौक उन्हें खाने का भी था। पर अपनी तंदुरुस्ती अपने पेट से वे लाचार थे। जहाँ कुछ ज्यादती करते उनको आगाही मिल जाती। वे आत्मकेंद्रित व्यक्ति थे। मिलनसारी उनसे कोसों दूर थी, यानी मिलनसारी जो थे मिलकर रहने का जो स्वभाव था, मन मिलाव करने का, वह कोसों दूर थी। वह मन मिलाव करके न रहते थे। न वे किसी को अपनी ओर आकर्षित करते थे, न कोई उसकी ओर होता था। हम बच्चे तो उनसे डरते थे। समझदारी, सहिष्णुता, उदारता उनमें किसी के प्रति न थी, यानी घनश्याम चाचा में समझदारी नहीं थी, सहिष्णुता नहीं थी, उदारता नहीं थी। जो ही बात उन्हें पसंद न आती और ऐसी सैकड़ों बातें होती, उसी के प्रति वे अपना क्रोध प्रकट करते। बोलते तो वे दो ही चार शब्द, पर बैठे बैठे दांत दांत पीसा करते। अंदर ही अंदर क्रोध पी पी कर उन्होंने अपना दिमाग खराब कर लिया था, यानी अंदर ही अंदर घुटन करके। मुझे छुटपन में घर की स्त्रियों लड़कियों के साथ बैठने, अपने साथ गाने, ढोलक, मजीरा आदि बजाने का शौक था। यानी लेखक को बचपन में, छोटेपन में कौन कौन से शौक थे? स्त्री लड़कियों के साथ बैठने का, उसके साथ गाने बजाने का, ढोलक, मजीरा, ये गाने बजाने का शौक बचपन में लेखक को था, पूछा जा सकता है। यह बात घनश्याम चाचा को फूटी आंख नहीं सुहाती। मुझे कभी ऐसे देखते तो मेरी तरफ कड़ी नज़रों से घूरते दांत पीसते रहते। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये जो ऊपर का लेखक को बचपन में कौन कौन सा शौक था, या कुट में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन सा सही विकल्प चयन कीजिए। तो उसमें से बचपन में स्त्रियों के साथ ढोलक मजीरा बजाने का शौक था, ऐसे वो कूट में दिया जाएगा, तो याद रखिए। कहते मेहरा और मैं बगैर उसकी परवाह किए जब मुझे अवसर मिलता स्त्रियों में बैठकर गाता बजाता। मेरी माँ की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होती। वे कहती, जे जे हमरे बेटवा का मेहरा कही वो खुद मेहरा हो जाए, यानी खुद लड़की हो जाए। तब तो मुझे मेहरा शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था। मेहरा इलाहाबाद की बोली में नपुंसक को कहते हैं, यानी मेहरा जो है, मेहरा शब्द इलाहाबाद की बोली में या इलाहाबाद की भाषा में नपुंसक को मेहरा कहते हैं। याद रखिए, पूछा जा सकता है। मेरी माँ की जुबान बड़ी लागन रही होगी। घनश्याम चाचा ने कभी संतान का मुख नहीं देखा, यानी घनश्याम चाचा ने कभी संतान का मुख नहीं देखा, यानी वो निसंतान रहे। जवानी के उतार पर उन्हें सहसा फूल पौधों का शौक हुआ, यानी जब जवान थे घनश्याम चाचा तब उन्हें फूल पौधों का शौक था। तरह तरह की पत्तियों के कटोरन आए, पाम आए, गमले गमले मंगाए, रंगाए गए। उनमें तरह तरह के अंग्रेजी फूल लगाए गए। छोटी छोटी खपचियाँ लगाकर उनके नाम की छींटें लगाई गई। सुबह शाम जब देखो तब घनश्याम चाचा पेड़ पौधों की देख रेख, सिंचाई, सफाई में लगे रहे, यानी जब देखो तब घनश्याम चाचा जो है पेड़ पौधों में ही लगे रहे। वे एक एक फूल पत्ती को ममता भरी दृष्टि से देखते, जैसे ये उनके बच्चे हो। और वास्तव में यह जीवन में बच्चों का अभाव ही था, जो पेड़ पौधों के रूप में प्रकट हो उनमें ममत्व जगह उगा रहा था। और हमारी उम्र थी फूलों को तोड़ने और पत्तियों को नोचने के लिए हाथ में खुजली होती रहे। यानी लेखक की उम्र छोटे थे, तो लेखक की उम्र को क्या थी, उम्र के हिसाब से कौन से शौक थे? फूलों को तोड़ना, पत्ते उखाड़ना, पौधों को उखाड़ना, ये थे। और घनश्याम चाचा उन्हीं फूलों को बच्चों के जैसा प्रेम करते थे। उनकी तो फूल फूल पत्ती पत्ती गिनी रहती। कभी कभी हमें फूलों के पास देखते तो कहते, यानी कभी बच्चों को फूलों के पास देखते तो घनश्याम चाचा कहते थे, अगर एक भी फूल पत्ते को हाथ लगाया तो यही खोद कर गाड़ दूंगा। और फूल पत्ते तो कभी कभी हमारी छाया से भी
टूट जाते और मैं डरा डरा कल्पना करता था कि घंसी चाचा आएंगे, फावड़े से एक गड्ढा खोदेंगे, मुझे उसमें लेटाकर ऊपर मिट्टी डाल जाएंगे। मैं उसी में पड़ा रहूँगा और जब रात होगी तो दोनों हाथों से मिट्टी को हटाऊँगा और अपनी माँ के पास जाऊँगा। यानी लेखक कल्पना करते कि मैं उस पेड़ के पास जाऊँगा। कभी-कभी ऐसे अपने आप वो पत्तियाँ गिर जाती, तो लेखक सोचते हैं, कल्पना करते थे कि मैं वह घंसी चाचा आएँगे, फावड़े से गड्ढा खोदेंगे और उस पर मुझे लिटाकर ऊपर से मिट्टी ढक देंगे और रात होते ही मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। कभी-कभी मैं अपनी माँ के पास आकर कहता भी, घंसी चाचा कहते हैं कि मेरे फूल फूल छुओगे तो तुम्हें खोदकर गाड़ दूँगा, और मेरी माँ उनकी निसंतानता पर व्यंग करती हुई, आपन आपन दुई चार आपन दुई चार ठो गाड़े है न कि दूसरों के गड़ी है। मोहनलाल गणेश गणेश प्रसाद से 2-3 साल ही बड़े थे। यानी मोहनलाल जो है वह गणेश प्रसाद से 2-3 साल से उम्र में बड़े थे। देखने में दोनों दुबले पतले सांवले कद में गणेश प्रसाद ने अपने अपने बड़े भाई से 2-3 इंच लंबे होकर अपनी उम्र की छोटाई जैसे पूरी कर ली थी। स्वभाव से मोहनलाल खरदीमाक, अ, तुनुक मिजाज, जिद्दी और घमंडी थे। घमंड जिसे स्वाभाविक के अधिक निकट कह सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें काफ़ी साधा था। यानी परिस्थितियों में साधा था। पेशे से वे दफ्तर के क्लार्क थे। यानी मोहनलाल जो थे पेशे से क्लार्क थे, और गंसी चाचा जो थे वह कायस्थ पाठशाला में गणित के अध्यापक थे। क्लार्क अपने 20 की धुड़की खाते, धोस झलते, अपनी सारी अकड़ भूल जाते। अध्यापक अपनी अकड़ बनाए रखता है। यानी अध्यापक जो है अपनी अकड़ जो है बनाए रखता है। उसके शिष्य उनके अकड़पन को अपनी विनम्रता से पोषित करते रहते हैं। कहते हैं, जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लिया, तब उसने उसने पूछा, यानी जब औरंगजेब ने अपने पिता को बंद किया, तब औरंगजेब ने उसने पूछा अपने पिता से, बंदी खाने में एक काम करने को मिलेगा, एक अन्न खाने को बोलो क्या पसंद करोगे। यानी एक काम मिलेगा बंदी खाने में, अन्न खाने का, तो बोलो क्या करोगे। बंदी शाहजहाँ ने कहा, लड़के पढ़ाने को और चना खाने को। यानी लड़के पढ़ाने का और चना खाने का काम करूँगा। सुनकर औरंगजेब ने कहा, अभी बादशाहत की बू नहीं गई। यानी अभी तुम्हारे अंदर की जो बादशाहत है वह नहीं गई। और मास्टर जी का, अध्यापक का एक स्वभाव ही उस प्रकार का होता है। अध्यापक यानी बहुत बड़ा ये होता है। गणेश प्रसाद अध्यापक थे। यानी गणेश प्रसाद अध्यापक थे। मोहनलाल क्लर्क थे। यानी मोहनलाल क्लर्क थे, लिपिक थे। फिर मोहनलाल के ऊपर भारी परिवार का दायित्व था। एक लड़का पढ़ने को था, 5 लड़कियां ब्याहने को। यानी एक लड़का पढ़ाने को था और 5 लड़कियों का ब्याह कराना था। 4 अपनी एक स्वर्गीय बड़े भाई की, यानी एक स्वर्गीय बड़े भाई की भी लड़की थी, जिसका भी ब्याह कराना था। लेकिन मोहनलाल की ओर से कभी निश्चित और निश्चित नहीं हुआ जा सकता था। वे 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 वे, वे एक वक्त गले लगा सकते थे तो दूसरे वक्त जूता भी मार सकते थे। हम बच्चों को वे कभी चुमका कर सकते थे तो कभी चाटा भी जड़ सकते थे। कभी तो वे हमें पास बिठाकर मनोरंजक चुटकुले, किस्से, कहानियाँ सुनाते, और कभी उनका तेवर ऐसा बदला हुआ लगता कि उसके पास से गुजरने की भी हिम्मत न करते। विचारों से वे रूढ़िवादी, रूढ़ियों के पुजारी नहीं, रूढ़ियों के गुलाम थे। यानी मोहनलाल जो थे विचारों से रूढ़िवादी नहीं थे, रूढ़ियों के पुजारी नहीं थे, तो वो रूढ़ी के गुलाम थे। पुरानी रीति नीति, रस्म रिवाज, रहन सहन में किसी तरह का परिवर्तन उन्हें सहन नहीं था। आगे चलकर उनकी मेरी कई टक्करें हुई। उनकी बड़ी लड़की की शादी एक बड़े समृद्ध संपन्न घर में तय हुई। यानी मोहनलाल के बड़े लड़की की शादी जो है बड़े संपन्न परिवार में तय हुई। लड़का डॉक्टर था, ब्रज बिहारी लाल। यानी लड़का डॉक्टर था ब्रज बिहारी लाल से। मोहनलाल के बड़ी लड़की की शादी हुई ब्रज बिहारी लाल से, जो बात को दारांतर में आकर रहने लगे, और जिन्होंने महाकवि निराला जी की अंतिम बीमारी में उनका इलाज किया। लड़के लड़के वालों ने कहीं लड़की की फोटो की मांग कर दी, और इस पर मोहन चाचा ने उसको 20 गालियाँ सुनाई। फोटो देने को उन्होंने अपना भारी अपमान समझा। यानी लड़की की फोटो देने को अपमान समझा। किसी तरह तैयार नहीं हुए। लड़के वालों भी अकड़ गए। लगी लगाई
लगी लगाई सगाई टूट ही जाती और कन्या अच्छे घर वर से वंचित रह जाती तो कहिए। जग्गू चाचा ने अपने निजी कैमरे से यानी जग्गू चाचा ने अपने निजी कैमरे से फ़ोटो खींची, चोरी छिपे उसकी तस्वीर खींची, चोरी छुपे तस्वीर खींची और लड़के वालों को दिखला उसकी तसल्ली कर दी। और यह बात लाल से गुप्त रखी यानी मोहनलाल से किसी ने नहीं बताई। जग्गू चाचा इन बातों में माहिर थे। एक कमाल उन्होंने और किया था, लड़की काली थी यानी एक कमाल और किया था, लड़की काली थी, उसको उन्होंने कैमरे के कमाल से एकदम गोरा कर दिया। यानी लड़की जो थी काली थी लेकिन कैमरे की कमाल से फ़ोटो खींची और फ़िल्टर लगाकर गोरा कर दिया। ब्रज बिहारी लाल इतने इतने गोरे थे कि गोरों को भी मारते थे। यानी बिहारी लाल जो थे वह इतने गोरे थे कि वह अंग्रेज़ों से ही गोरे थे। जब लड़की बहू बनकर ससुराल गई तो सास को बड़ी निराशा हुई। यानी लड़की जब ससुराल गई तो सास को निराशा हुई, बड़ी तेज थी। बोली इस बेसन के लला को यह गोबर की लली यानी ये इस बेसन के लला को इस गोबर की लली यानी मेरा बेटा इतना गोरा है और बहू कैसे मिली। अपने छोटे भाई गणेश प्रसाद से उनकी कई बार अनबन हुई। एक बार वे बड़े घर से अलग होकर कई बरस मंझले घर में रहे। यानी मेरे पिता के घर यानी लेखक का पिताजी मंझले थे, याद रखिए। और उनमें भी किसी बात पर झगड़ कर पड़ोस में एक अलग मकान लेकर रहे। बात को किसी समय गंसी चाचा मनाकर उन्हें फिर बड़े घर में लिवा ले गए। जीवन उनका एक ढर्रे पर चलता था। सुबह उठकर वे गंगा नहाने चले जाते। गंगा नहाने गंसी चाचा भी जाते पर किसी भक्ति भाव से नहीं। यानी गंसी चाचा भी गंगा नहाने जाते थे लेकिन किसी भक्ति भाव से नहीं, नहाना है बोल के जाते थे। किसी ने उसको समझा दिया था कि गंगा नहाने से पेट ठीक रहता है। लौटकर सूर्य देवता के सामने खड़े होकर वे कुछ बुदबुदाते थे और तुलसी की पत्ती और मिर्च चबाकर भोजन के लिए बैठ जाते। किसी और तरह की पूजा करते या मंदिर में जाते मैंने उन्हें नहीं देखा। यानी गंसी चाचा को मंदिर में जाते हुए या पूजा करते हुए लेकर ने कभी नहीं देखा। कभी कभी सत्यनारायण की कथा सुनते थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी लगाने सजाने का उन्हें शौक था। उनकी माता ने मथुरा के गोसाइयों से दीक्षा ली थी। यानी गंसी चाचा के माता ने जो मथुरा के गोसाई थे उनसे दीक्षा ली थी, जिसका मंदिर चक से लगे हुए महाजनी टोले में था, जिसे हम बचपन में कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बल्कि बड़की का मंदिर कहा करते थे। और क्योंकि बड़की वहाँ नित्य प्रति जाती थी। यानी बड़की यानी जो गंसी चाचा की माँ, भगवान का चरणामृत लेने जिसके बिना वे अन्न नहीं नहीं खोटती। यानी भगवान का नाम लिए बिना वो अन्न नहीं खाती थी। भोजन करने के बाद मोहन चाचा अपने दफ्तर चल जाते। यानी भोजन के बाद वो दफ्तर जाते, काम के लिए जाते। पैदल ही गंसी चाचा के पास साइकिल थी। यानी गंसी चाचा के पास साइकिल थी। दफ्तर से लौटकर मोहन चाचा बाहर बरामदे में या गर्मियों में खुले मैदान में चारपाई पर मसनद लगाकर बैठते और हुक्का पीते। हुक्का पीने के दो चार शौकीन रिश्तेदार आकर उनके पास बैठ जाते और गपशप करते। घर में कोई नौकर नहीं था। घर में कोई नौकर नहीं था। चिलम भरने का काम जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद, यानी चिलम भरने का काम कौन करता था? जगन्नाथ प्रसाद का पुत्र करता था, शिव प्रसाद करते थे। और मुर्दैया आत्मकथा में खुद लेखक करते थे। कभी कभी मैं भी करता। बड़े हुए तो उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद करने लगे। हमको सिखलाया गया था। यानी लेखक को वो ये पंक्तियाँ सुनिए। सआदतमंद की यही निशानी, दे बुजुर्ग को हुक्का पानी। यानी सआदतमंद की यही निशानी है, दे बुजुर्ग को हुक्का पानी। ये याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं की पंक्तियाँ है। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे। यानी हुक्का जो है गंसी चाचा भी पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। यानी गंसी चाचा हुक्का पीते थे लेकिन बड़े भाई के सामने नहीं, वो चोरी छुपके। बड़े भाई यह जानते थे और दो चार कश खींचे वे अपना मुंह फेर लेते और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहीं छिपे बैठे रहते थे। 1920 के आसपास यूनिवर्सिटी के दफ्तर में 1920 1920 के आसपास यूनिवर्सिटी के दफ्तरों में पदोन्नति के सिलसिले में मोहनलाल के साथ कुछ अन्याय हुआ। यानी 1920 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ ये चला, पदोन्नति होने वाली थी और मोहनलाल के साथ अन्याय हुआ। उनसे नीचे के किसी क्लार्क को उनके ऊपर कर दिया। यानी मोहनलाल के नीचे कोई एक क्लार्क था,
उसको उसको पदोन्नति की गई, उसको प्रमोशन दिया गया, लेकिन मोहनलाल को नहीं। बस इसी पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ज़माना था। उन्होंने घर के बरामदे में 2 करके कड़वा दिए, 2 जुलाहे नौकर रख लिए। कुछ जुलाहा ने और हाथ कते सूत से कपड़ा तैयार करने लगे। घर की औरतों ने भी चरखा हाथ में लिया। बाहर ताना लगाने के लिए लंबा मैदान था। उन दिनों हम लड़कों ने भी कितना चरखा काता, कितना ताना लगाया, कितनी नरी भरी और कितनी बार करघे पर पाँव लटका लटका कर बैठे और शटल या ढरकी चलाने का अभ्यास किया। वह सब कितना रोचक, कौतूहलवर्धक था। यानी मोहनलाल नौकरी छोड़कर वह सूत काटने का काम चरखे पर करने लगे और कितना कौतूहलपूर्ण लगता था। साथ ही इस बात का गर्व भी होता था कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हैं, यानी हम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हैं, जो चरखा चला रहे थे वो, और देश की सेवा कर रहे। गांधी जी उन दिनों चरखा और खद्दर पर कितना जोर देते थे। यानी गांधी जी भी जो चरखा चलाने पर और खद्दर पहनने में, खादी पहन पर जोर देते थे। जो चरखा कातता है वह स्वराज की नज़दीक लाता है। यानी जो चरखा कातता है, जो कपड़ा बनाता है चरखा कात कर, वह स्वराज को यानी स्वतंत्रता को नज़दीक लाता है। जो खद्दर पहनता है वह आज़ादी का सिपाही है। यानी जो खद्दर पहनता है, यानी जो खादी के कपड़े पहनता है, वही आज़ादी का सिपाही है, ऐसा गांधी जी मानते थे। इस व्यवसाय के भावुकता पक्ष का आनंद तो सब उठा रहे हैं। यानी इस व्यवसाय का जो भावुकता का पक्ष का आनंद जो है सब ले रहे थे। आर्थिक पक्ष की वेदना मोहनलाल को ही सहनी पड़ी होगी। जो कपड़ा तैयार था उसका बाजार मोहल्ले के कुछ परिवारों तक सीमित था। यूनिवर्सिटी के वेतन से जितने रुपए मिलते थे प्रति मास, उतने मुनाफे की कल्पना भी नहीं की जाती। यानी जो यूनिवर्सिटी में नौकरी थी और उससे वह कम जितनी सैलरी मिलती थी उससे कम मुनाफा इस व्यापार में मिलता था। मेरा तो ऐसा अनुमान है कि इस व्यवसाय में मोहनलाल को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी और उसके परिवार ने काफ़ी कष्ट भी सहा। उन्होंने तो जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर विश्लेषण करेंगे, अन्यथा ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। ताना बाना लगा लिया था। उनमें वे 7-8 साल उलझे रहे, तब तक कि मकान की सड़क में नहीं आ गया, जिससे इस व्यवसाय को चलाने के लिए स्थान की सारी सुविधा समाप्त हो गई। उनके लड़के की शिक्षा समाप्त नहीं हुई थी और अपने भाई की एक लड़की और 2 अपनी लड़कियों की शादी करने के बाद भी उन्हें अपनी 2 लड़कियों की शादियां करनी थी। यानी भाई की लड़की के साथ ही अन्य 2 लड़कियों की शादियां करनी थी। इस समय मकान के मुआवजे के रूप में कुछ रुपए हाथ में आना वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ, पर वह राशि अधिक नहीं थी, क्योंकि वह 3 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक भाग, यानी जो भी घर का पैसा आया था, वह राशि 3 हिस्सों में, यानी 3 भाई थे तो 3 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक भाग गणेश प्रसाद को मिला, एक भाग जगन्नाथ प्रसाद को और एक पुत्र शिव प्रसाद को, यानी जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र का नाम शिव प्रसाद को, और एक मोहनलाल को। शिव प्रसाद ने, जिसका कि अब विवाह हो चुका था और जो मैट्रिक्यूलेशन पर अपनी शिक्षा समाप्त कर नौकरी चाकरी से लग गए थे, कटघर मोहल्ले में एक छोटा सा मकान बना लिया और वही वे अपनी विधवा माता और पत्नी के साथ रहने लगे। कौन? वह जगन्नाथ प्रसाद के बेटे शिव प्रसाद। याद रखिए, जगन्नाथ प्रसाद के बेटे का नाम क्या था? शिव प्रसाद था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। मोहनलाल और गणेश प्रसाद ने मोहल्ले में ही एक मकान किराए पर ले लिया। मोहनलाल के लिए आगे के कई वर्ष बड़ी मुसीबत थे। उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी कर दी, यानी फिर एक और लड़की की शादी कर दी। फिर उसकी वृद्धा माता लड़की भीषण रूप से बीमार पड़ी, जिसकी मोहनलाल ने बड़ी सेवा की, पर वे बच नहीं सके। यानी बड़ी सेवा की फिर भी वह बच नहीं सकी, मृत्यु हो गई। उनकी सबसे छोटी लड़की दीपावली पर दिए जलाते हुए जलकर मर गई। यानी मोहनलाल की छोटी लड़की, ये पूछा जा सकता है। आजकल एनटीए ऐसे ही सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है। अ, मोहनलाल की जो छोटी लड़की थी, दीपावली के समय दिया जलाते समय जलकर मर गई। याद रखिए, किसकी लड़की दिया जलाते समय जलकर मर गई? तो मोहनलाल की मर गई थी। याद रखिए, पूछा जा सकता है। अच्छी बात केवल यह हुई कि उनके लड़के ठाकुर प्रसाद ने एमए पास कर लिया। यानी मोहनलाल का लड़का ठाकुर प्रसाद था, उसने किस एमए पास किया, यानी एमए तक शिक्षा की। एमए तक पहुंचने वाले वे व्यक्ति थे। यानी
एमए तक पहुंचने वाले यानी ये हमारे परिवार में यानी लेखक के परिवार में एमए तक पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ठाकुर प्रसाद थे, याद रखिए। और नौकरी पर उन्हें जल्द न मिली यानी एमए पास किया यानी नौकरी जल्दी नहीं मिली। नया मकान बनाने की बात केवल गणेश प्रसाद सोच रहे थे। पैसा उन्हीं के पास था, जिंदगी के कोई बड़े खर्च उनके ऊपर न पड़े। पड़ोस में एक सरजू तेली का मकान था, यानी पड़ोस में किसका मकान था? तो सरजू तेली का था, याद रखिए। उनके घर के अंदर कोल्हू लगा लगा था। कोल्हू यानी जो तेल निकालने का ये था, तेल निकालते थे कोल्हू से। बाहर परचून की दुकान थी। सूरज अंधे थे, कोई बाल बच्चा नहीं था। सरजू ने अपना मकान बेच दिया और अपने किसी संबंधी के यहाँ चले गए। रुपया पैसा सब उसी उसी को दे दिया कि वह ता जिंदगी उसका भरण पोषण करे, यानी जिसके पास गए उसी को दे दिया पैसा वो सब कुछ, और जिंदगी भर वो उसका पालन पोषण करे। यह मकान गणेश प्रसाद ने खरीदा, यानी वह मकान गणेश प्रसाद ने खरीद लिया और उसे तुड़वा कर 2 मंजिला बड़ा पक्का मकान बनवाया। मोहनलाल ने यह आस लगाई थी कि जब मकान तैयार हो जाएगा तब गणेश प्रसाद उसे अपने भतीजे ठाकुर प्रसाद के नाम करा देंगे। उस उनके तो कोई संतान नहीं थी, यानी गणेश प्रसाद की नहीं, गणेश प्रसाद का कोई संतान नहीं थे। पर जब उन्होंने ऐसा न करके मकान अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दिया, यानी मकान पत्नी के नाम करा दिया, तो मोहनलाल का क्रोध का पारावार रह रहा, यानी क्रोध बढ़ गया। गणेश प्रसाद के बहुत कहने सुनने पर वे उस मकान में जाकर रहने को तैयार न हुए। इतना ही नहीं, उसी गुस्से और जिद में एक दिन वे घर से निकल गए। गंगा जी के किनारे एक कुटिया डाल ली और फकीरों की तरह रहने लगे। कौन फकीरों की तरह रहने लगे? तो मोहनलाल जो है वह नहीं, गणेश प्रसाद। मोहल्ले वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने स्वयं गणेश प्रसाद और उनकी पत्नी से बहुत विनती की, फिर वे घर न लौटे, यानी घर नहीं आए भी। वही कुछ मास पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, यानी गणेश प्रसाद और उनकी पत्नी गंगा किनारे ही एक कुटिया बनाकर रहते थे। घर और बहुत से लोग समझाते लेकिन वह नहीं आए, लेकिन वही उस कुटिया में गंगा तीर पर ही उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी भी दिवंगत हो गई और ठाकुर प्रसाद जो अब अकेले हो गए, यानी ठाकुर प्रसाद अकेले हो गए, अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए नए घर में आ गए। ठाकुर प्रसाद शिक्षा विभाग में उच्च पद पर है, यानी ठाकुर प्रसाद जो थे वह मोहनलाल के बेटे, वह शिक्षा विभाग में उच्च पद पर विराजमान हो गए। विवाह हो गया है, कई बच्चे हैं, दो एक काफ़ी बड़े हो गए हैं। वृद्ध चाची अभी 2 वर्ष हुए स्वर्ग सिधार। तब तक जी अपने पति को याद करती रही और स्वाभाविक से कहती रही कि ऊ इतना कर गए ऊ इतना कर गए है कि जब तक जीन हमका केहू क डेवढ़ी पर जाए पर क पड़े न केहू के आगे हाथ न, यानी वो जाते समय ऐसा इतना कर गए कि वो किसी के आगे मुझे हाथ न फैलाना पड़े। यह तो बड़े घर की कथा हुई। मनसा छठी पीढ़ी में मंझले, यानी मनसा जो है वह छठी पीढ़ी में मंझले एक घर में मात्र पिता थे, यानी मंझले मनसा के परिवार में छठे पीढ़ी में मंझले जो थे वह लेखक के पिता थे। छोटा घर चपरी में बसा था, यानी छोटा घर चपरी नामक स्थान पे बसा था। मनसा की छठी पीढ़ी में वहाँ 2 भाई थे, छेदीलाल और शारदा प्रसाद, यानी मनसा की छठी पीढ़ी के 2 भाई थे, वह छेदीलाल और शारदा प्रसाद। उनका सम्मिलित परिवार था। पास कुछ जमीन थी जिन पर खेती होती थी। शिक्षा दोनों भाइयों की गांव और तहसील के मदरसे में हुई थी। मिडिल के आगे नहीं गई थी। उम्र में दोनों भाइयों की अधिक अंतर न था। छेदीलाल 2-3 बरस बड़े होंगे, यानी छेदीलाल जो था वह 2-3 वर्ष से बड़े होंगे, किसके? शारदा प्रसाद से बड़े होंगे। दोनों का कद मंझला था, यानी दोनों का कद छोटा ही था। छेदीलाल कुछ सांवले थे और उनके चेहरे पर माता के दाग थे, यानी छेदीलाल जो थे वह सांवले रंग के थे और चेहरे पर जो थे वह माता के दाग थे, यानी जो चेचक हो जो उस समय में जो भी आते थे वह। और शारदा प्रसाद का गोल गेहुआ भरा चेहरा, यानी शारदा प्रसाद का जो गोल चेहरा था गेहुआ रंग का था। शरीर उनका मोटा नहीं कहा जा सकता था पर दुबला भी नहीं, तो यानी एक मीडियम साइज के था। दोनों की गांव के दूध घी पर पली, गांव की खुली हवा, धूप, वर्षा, झेली कसरत, मेहनत, मशक्कत से
सनी काटी थी। दोनों भाइयों ने परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों ही बड़े सरल और मिलनसार थे। कभी अकेले और कभी दोनों दोनों साथ इलाहाबाद शहर आया करते थे। प्राय वे मंझले घर में ठहरते थे, पर बड़े घर में भी एक आध दिन उनका खाना पीना होता। विशेष आना उनका शादी ब्याह आदि अवसरों पर होता था। किसका? वो शारदा प्रसाद और छेदीलाल का। बोरो अनाज, गुड़, अचार, सिरका, फल, सब्जी, मिट्टी के बर्तन, पत्तल, दोनों दोनों और न जाने क्या क्या सामान वे बैलों पर लाद कर लाते। यानी जो शारदा प्रसाद और छदीलाल जो है वह आते समय क्या क्या सामान लेकर आते थे? तो वह बोरो बोरो अनाज यानी जो अनेक बोरियां भरकर अनाज लाते थे। सिरका, फल, सब्जी, मिट्टी के बर्तन, पत्तल, यह सब कुछ वह लाते थे बैलों पर लाद कर, और हमारा घर पाट देते। सब तरह का भारी काम करने में वे सबसे आगे रहते। भारी चीज़ों को उठाना, धरना, पहुंचाना कुछ उनमें होता होता था। उनके चेहरे मोहरे में, उनकी बोल ठटोल में, उनकी चाल ढाल में, जो उन्हें शहर की बनावट नफासत से बिल्कुल अलग रखता था। यानी उनका उठना बैठना बोलना सब कुछ जो है शहर से उनको अलग करता था। और आज भी जो गांव के लोग जो है शहर से लोगों से कई बातों में अलग दिखते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। कुछ अजरत से बड़ी बड़ी हो गई सी उनकी आंखें, कुछ अजीब सा भोलापन जो कभी कभी भोंडापन भी लगे, कुछ ऐसी विनम्रता जिस पर हीन भावना की ऐसी छाप पड़ी रही हो। फिर भी कुल मिलाकर कुछ ऐसा स्वस्थ स्वाभाविक सरल जो हमसे कभी छूट गया और जिसे फिर से पाना सहज संभव हो गया। यानी फिर से पाना संभव हो गया। शारदा प्रसाद पटवारी का काम करती थी। यानी शारदा प्रसाद जो है वह किसका काम करते थे? तो पटवारी का। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में पटवारी का काम करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शारदा प्रसाद याद रखिए। इस इस बात को प्रयत्नपूर्वक छिपाया जाता था। इस पेशे के साथ कुछ ऐसी हीनता जुड़ी थी कि कायस्थों के अच्छे परिवार पटवारियों के यहाँ अपनी लड़कियों को देना पसंद नहीं करते थे। यानी कायस्थों के परिवार की लड़कियों को पटवारी के यहाँ देना पसंद नहीं करते थे। जो लड़के स्कूलों में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते थे उन्हें मास्टर लोग अक्सर कहते थे, बच्चा पटवारगिरी करोगे। यानी जो कायस्थ परिवार का जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, वो स्कूल में नहीं जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, उसको मास्टर जी कहते थे कि बच्चा तो पटवारगिरी करेगा, यानी पटवारगी में काम करेगा। पाँव में चमीदे जूते, गांव की धूली, कुछ मेल छऊ की धोती, बंद गले के कोट, दुबली टोपी और बाएं कंधे पर लाल गमछे में उनकी तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने। छेदीलाल की पोशाक भी प्राय यही रहती थी। सिर पर रेशमी पगड़ी बांधते थे और कंधे पर गमछा रखना उन्होंने छोड़ दिया था। जैनी सेठ के परिवार से शारदा प्रसाद का पुश्तैनी संबंध था। यानी और शारदा प्रसाद का पुश्तैनी संबंध किस परिवार से था? तो जैनी सेठ के परिवार से था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। पता नहीं गांव में वे उनका क्या काम करते थे, पर जब जैनी परिवार में ब्याह शादी होती तो उनकी ड्यूटी लगती थी और वे गांव से कुछ आदमी लेकर उसके उनके यहाँ आते और काम धाम में हाथ बांटते। मेरे लड़कपन में एक बार जैनी परिवार में कोई शादी हुई थी, बड़ी धूमधाम से। उन दिनों से समाज सुधार आंदोलन में नाच मुरजे आदि का विरोध किया जाता था, पर ऐसे अवसरों पर कुछ मनोरंजन की आवश्यकता अनिवार्य होती थी। जैनी परिवार ने एक पारसी थिएट्रिकल कंपनी बुलाई थी। यानी किस परिवार ने फारसी थिएटर की कंपनी बुलाई थी? तो जैनी परिवार ने बुलाई थी। कौन सी बुलाई थी? तो फारसी थिएट्रिकल कंपनी बुलाई थी। याद रखिए। महफिल के सामने टेज बनाया गया। शारदा चाचा की बदौलत मुझे वहाँ नाटक देखने का अवसर मिला था। इंतज़ार और उत्सुकता की घड़ियाँ, 3 बार घंटियाँ और फिर जोर के धड़ाके के साथ पर्दे का उठना मुझे अब तक याद है। गेंस के डंडों की रोशनी, रंगीन पर्दे, अभिनेताओं की रंग बिरंगी चमकदार पोशाकें और उनकी मोहल्ला गुंजा देने वाली आवाज़ें मेरी स्मृतियों में ज्यों की त्यों बनी हैं। उस समय शायद ही मुझे पता लगा हो या मैंने
मैंने जाने की कोशिश भी की हो यह कौन नाटक है, यानी यह कौन सा नाटक है। पर बात को जो मैंने जाना समझा उससे अब लगता है कि वह किंग लियर की कथा पर आधारित रहा होगा। यानी किसके कथा पर आधारित वह नाटक होगा, तो किंग लियर के कथा पर आधारित होगा, याद रखिए। उसी का कोई बड़ा रूप उस समय मेरे अधिक मनोरंजन की वस्तु थी, वह कॉमिक, यानी लेखक के मनोरंजन की अधिक वस्तु कौन सी थी, तो कॉमिक की कथा। यह शब्द उस समय भी प्रचलित हो गया था, जिसके दृश्य बीच बीच में आते थे और जिसका नायक था एक एक जोकर, यानी एक जोकर उसका नायक था, किसका, कॉमिक का। उस कथा में प्राय पश्चिमी सभ्यता से आई चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। यानी कॉमिक में जो है पश्चिमी सभ्यता के आधार पर जो चीज़ें आई है उसका मजाक उड़ाया जाता था और मजाक व्यंग किया जाता था। जोकर का नाम अ, जीठक, यानी जोकर का नाम क्या था, तो जीखट था, याद रखिए, जीटक था। और जब वह रंगमंच पर आता तो महफिल भर में हंसी के फव्वारे छूटने लगते। यानी जोकर जब मंच पर आता तो वह हंसी के फव्वारे लोगों में छूटते थे। शारदा चाचा हर साल दशहरे पर शहर का रामदल और रात की रोशनी देखने में आते। मुझे याद है वे मुझे कंधे पर बिठाकर भीड़ को कैसे चीरते हुए सिरे से दूसरे सिरे, यानी सिर पर लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते। मेरे छोटे भाई को पिताजी संभालते थे। शारदा प्रसाद के 3 लड़के थे, यानी शारदा प्रसाद के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। उन तीनों के नाम याद रखिए क्या थे, तो शारदा प्रसाद के 3 लड़के थे, जगत नारायण रामचंद्र और काशी प्रसाद। ये शारदा प्रसाद के 3 लड़के हैं, पूछा जा सकता है, जगत नारायण, रामचंद्र और काशी प्रसाद। जगत नारायण जब गांव की पढ़ाई खत्म कर शहर में पढ़ने आए तो मेरी घर मेरे घर पर ही रहा करते। वे हाई स्कूल से आगे नहीं, आजकल प्रयाग नगर में महापालिका में काम करते। मैंने सुना है उन्होंने प्रयाग में ही जमुना के किनारे कहीं अपना मकान बना लिया है। रामचंद्र भी शहर में आ गए हैं। काशी प्रसाद गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। शारदा प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। शारदा प्रसाद घर बैठू आदमी थे, यानी घर बैठकर ही वो रहते थे क्योंकि बूढ़े थे। उनका प्राय सारा जीवन अपने गांव में ही बीता। गांव से यदा कदा चलकर वे इलाहाबाद शहर में आते और फिर गांव गांव को लौट जाते। रेल की सवारी शायद कभी उन्होंने अपने जीवन में की हो। शहर आने के लिए गांव से चलकर गंगा घाट पर आना होता। वहाँ से नीव घाट के लिए नावें मिलती थी, यानी वो नाव से आती थी। नीव घाट नीवा घाट से शहर के लिए सड़क थी, यानी नीवा घाट से शहर के लिए सड़क थी और वो सड़क से आते। इक्के तांगे वहाँ मिल सकते थे, पर शारदा प्रसाद पैदल ही आते थे, यानी वो पैदल ही आते थे। उनके धूले से भरे भरे चमोदे उसकी गवाही देते थे। एक बार लड़कपन में मैं भी नीवा घाट से गंगा पार कर उसके घर गया था। गांव की दृष्टि से संपन्न घर घर था। गाय भैंसे, कई जोड़ी बैलगाड़ी, एक छोटी सी घोड़ी जिस पर गद्देदार कपड़े की लाल जीन कसाकर शारदा प्रसाद अपने पटवारगिरी के काम पर जाते थे। पीछे खारुए के बस्ते में उसकी खाते खनो खतौनी की बही सही लादे उसका कोई अ, असामी था। यानी ये सब कुछ शारदा प्रसाद के घर का बता रहे थे। छदीलाल में लीक छोड़कर चलने, यानी छदीलाल में लीक छोड़कर चलने, कुछ नया करने, कुछ जोखिम उठाने की प्रवृत्ति थी। यानी छदीलाल जो लीग यानी क्या है, ये रास्ता छोड़कर चलने की प्रवृत्ति थी, कुछ नया करने की जोखिम प्रवृत्ति थी, कुछ नया करने की, कुछ नया जोखिम उठाने की प्रवृत्ति थी और उसको प्रश्रय मिलता था। उनके छोटे भाई के ग्रह केंद्रित रहने से उन्होंने कई तरह के व्यायाम कारोबार किए। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में फौजी खेमे के लिए खूंटे सप्लाई करने का ठेका उन्हें किसी बड़े ठेकेदार के छोटे ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार के रूप में मिल गया था। यानी याद रखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के समय, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 या 1914 से लेकर 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसने
फौजियों को खेमे के लिए खूंटे सप्लाई किए थे तो छेदीलाल ने किए थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। गांव से लकड़ी मांगते और शहर में खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो गई है। इतने खूंटे यानी वे रिजेक्ट हो गए थे, यानी वो रिजेक्ट हो गए थे, फौज से वापस कर दिए थे। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकार थी और थे उनमें 19 पड़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। यानी लेखक के घर पर वो खूंटे रख दिए गए तो वो जलाकर खाना बनाने के लिए काम आते गए। कुछ दिनों तक उन्होंने धूमनगंज में ईंटों का भट्टा भी चलाया। यानी छेदीलाल ने कुछ दिनों में जो धूमनगंज था उसमें ईंट का भट्टा भी चलाया। फिर किसी समय एक पंजाबी दोस्त की साझेदारी में ठेकेदारी करते हुए अमृतसर पहुंच गए। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय वे वही थे। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल लॉ का वे इसी तरह उच्चारण करते, यानी मार्शल लॉ का, छेदीलाल जो है मार्शल लॉ का मार छल्ला ऐसा उच्चारण करते थे, याद रखिए। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चलती थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाया था। जो उन्होंने जालियनवाला बाग की जो कथा सुनाई थी तब सब लोग भावुक हो गए थे और किसी ने घर पे खाना नहीं खाया था और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। यानी सबसे भावुक व्यक्ति छेदीलाल ही था लेखक के परिवार में। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद अधिक रिपोर्ट के पढ़ने पर न मिलती थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का ये पूछा जा सकता है कथन परीक्षा में, याद रखिए। उनमें कथन में उनके कथन में कुछ अभिव्यक्ति भी हो सकती है, पर अभिव्यक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद थी। यह कथन लेखक ने किसके प्रति कहा है? तो छेदीलाल के प्रति कहा है, याद रखिए। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। यानी अनुभूति का जो सत्य होता है वह वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है, कहीं अधिक सत्य होता है। रिपोर्ट में वस्तुगत सत्य था, यानी रिपोर्ट में जो था वह वस्तुगत सत्य था। उनमें एक मात्र कन्या थी, यानी छेदीलाल को एक ही कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने बड़े उत्साह से किया था। बात को गांव में ही उनकी मृत्यु हो गई, यानी छेदीलाल की गांव में ही मृत्यु हो गई। उनकी लड़की के लड़के हीरालाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। यानी छेदीलाल के लड़की के लड़का यानी छेदीलाल के लड़की के लड़का यानी छेदीलाल का पोता, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आजकल दिल्ली में सरकारी लॉ कमीशन में अनुवाद के रूप में काम करते हैं। साहित्य में भी उनकी रुचि है। अपनी कविताओं का एक संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित किया है। किसने? उसके छेदीलाल के लड़की के लड़के ने, यानी छेदीलाल के पोते ने। विचित्र है कि मंसा की 7वीं पीढ़ी में उनके वंश में 7 ही लड़के थे। यानी लेखक के 7वीं पीढ़ी में, मंसा के 7वीं पीढ़ी में 7 ही जो संतानें थी वो 7 भी लड़के थे। जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद, यानी जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद थे और मेरे पिता प्रताप नारायण 2 पुत्र, यानी लेखक के पिता का नाम क्या था? तो प्रताप नारायण था और इनको कितने? 2 पुत्र थे। मेरे छोटी भाई शालिग्राम, यानी लेखक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो शालिग्राम था। और मैं 1926-1927 में जब हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बड़े पैमाने पर पैमाइशें होने लगी और यह सुना जाने लगा कि हमारा मकान नई निकलने वाली सड़क में आ जाएगा, तो मनसा के तिलहर के गुरु महाराज की बात बार बार याद आ गई। उन्होंने केवल 7 पीढ़ी तक वहाँ रहने की बात कही थी। यानी जो गुरु ने वो केवल 7 पीढ़ियों तक ही वही रहने की सलाह दी थी, तो उसी कारण जो है उनका मकान जो है रास्ते में आ रहा था और वह वहाँ से निकालने वाले थे मकान। तिलहर के गुरु महाराज की बात याद आने लगी। इस विचार से सड़क निकालने का कोई
विरोध नहीं किया गया। और एक दिन जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से हमें नोटिस मिल गई कि फॉलो तारीख तक मकान खाली कर दिया जाना चाहिए, तो हमने उस पूर्व निश्चित नियति के सामने सिर झुकाया और मोहल्ले में ही किराए के मकान पर चले गए, जिसके मिलने में उस अधिक कठिनाई नहीं हुई। जिस जमीन पर हम पुश्त दर पुश्त रहते चले आए थे, उनसे अलग होना बड़ा और हृदय विदारक था। आखिरी रात को कोई सो न सका। उस घर से जुड़ी कितनी बातें याद थी। 1 मिनट रुकिए। यानी उस सड़क आई और उसका लेखक का मकान जो है निकल गया। सड़क निकलने में इस बात का ध्यान रखा गया था कि कोई मंदिर या धार्मिक स्थान बीच में न पड़े, यानी क्योंकि उसे तोड़ने में लोगों की धार्मिक भावना, यानी सड़क बनाते समय बीच में कोई धार्मिक स्थल या कोई मंदिर न आए, क्योंकि उसको तोड़ने में लोगों की धार्मिक भावना जो है वह आहत हो जाए, शायद ही सहन किया जाता। हमारे मकान के दक्षिण पश्चिम के कोने पर देवी मंदिर था, यानी लेखक के मकान के दक्षिण पश्चिम कोने में देवी का मंदिर था और उत्तर पूरब के कोने पर शिवाला, यानी उत्तर पूरब जो दिशा थी उसके कोने पर शिवाला था, यानी शिव जी का मंदिर था। उन्हें नहीं छुआ गया और वे दोनों सड़क के आर पार एक दूसरे से कुछ बड़े अब भी मौजूद है। सड़क पूर्व पश्चिम बनी है, पर इसी जगह से उत्तर दक्षिण गलियों के जाने से चौरास्ता सा बन गया है। बीचों बीच चौतरफी बत्तियों का बिजली का खंभा गड़ा है। मेरे पिताजी बतलाते थे कि खंभा उसी जगह पर है जहां हमारी बैठक थी, यानी लेखक के पिताजी कहते थे कि जो बिजली का खंभा है उसी जगह पर है जहां हमारे घर की बैठक थी। हमारा पढ़ने लिखने का कमरा एक दिन न जाने किस भावुकता में डूबे हुए, शायद कवि रूप में मेरी यंगतिचित ख्याति से अभिभूत होकर उन्होंने कहा था, जिस जगह रातों लैंप के सामने बैठकर तुमने विद्या अर्जित की थी, स्वाध्याय किया था, वहाँ किसी रात का अंधकार नहीं रहता। 4 बत्तियों हर दिशा में जलती, यानी वो खंभे पे बत्तियाँ थी और सदा जलती रहेगी, तुम्हारी साधना की साक्षी के रूप में। और तुम्हारा सुयश चारों इसमें पूर्व की वे अपनी बात पूरी करे। मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। जीरो रोड से आते जाते अक्सर मेरी दृष्टि देवी मंदिर और शिवालय पर पड़ती थी। जीरो रोड से आते जाते याद रखिए। और उपयुक्त बिजली के खंभे पर भी। और वहाँ मैं थोड़ी देर को ठहरा गया हूँ और मेरे बचपन से मेरे यौवन तक का सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने से सर से गुजर गया है। जैसे सड़क पर इतिहास मेरी आंखों के सामने से सर से गुजर गया, यानी जो भी पुराना इतिहास था वो गुजर गया। लेखक के पिता बता रहे थे तब। जैसे सड़क पर जाती हुई कोई तेज मोटार, जैसे किसी लंबी तस्वीर की पूरी रील 2-4 मिनटों में ही बड़ी तेज के साथ पर्दे पर से गुजर दी गई हो और अनेक अनेक रंग रूप ध्वनियों घटनाओं भावनाओं से मस्तिष्क की शिरा शिरा झंझना उठी हो। क्या कभी सुबीते से बैठकर सुधियों की इस रील को इच्छानुसार इच्छित गति से सीधा उल्टा चलाकर रोककर दिए हुए को फिर जी कर जिए हुए को फिर जीना असंभव भी है। जिए हुए को अधिक व्यापकता से, अधिक गंभीरता से, अधिक सघनता से, अर्थात कला में सृजन में जीकर इन रूप रंगों ध्वनियों घटनाओं भावनाओं से कुल को पकड़ा जा सकता है। वही प्रयास यह लेखन है, यानी यह सब कुछ जो भी बीत गया है उसको फिर से जीने का प्रयास ही यह लेखक का लेखन है। जब मैं अपनी सुधियों की रील को उल्टा घुमाने शुरू करता हूँ और अब मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, शायद यह निकटतर आती हुई वृद्धावस्था की निशानी भी है। जवानी में आदमी अपने सपनों की रील को सीधा घुमाता है, यानी जवानी में जो है अपने सपनों की रील को आदमी सीधा घुमाता है, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा उल्टा घुमाता है।
और आगे क्या आने को है, क्या होने को है, तो वह जाकर ठहरती है राधा पर। राधा, ये पूछा था जो 18 जून को हमारा नेट का पेपर हुआ और वो कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि क्या भूलूं क्या याद याद करो आत्मकथा में कौन कौन से पात्र, कौन सा पात्र है निम्न में से। तो पात्रों के नाम दिए थे और बाकी के जो 3 पात्र थे वह नहीं थे, लेकिन राधा नाम दिया था और राधा उस इसका पात्र था, याद रखिए। वो राधा, राधा का नाम सुनते ही शायद हमारे मन की आंखों के सामने दो तरह की तस्वीरें खड़ी हो जाती है। यानी राधा का नाम सुनते ही लेखक के सामने दो तस्वीरें खड़ी हो जाती है। एक तो टाँट ठस्से वाली उस सदा की जिसको नचाने वाले के लिए 9 मन तेल इकट्ठा करना होता, और दूसरी बहुबाधा हारने वाली, यानी एक राधा कौन सी जिसको नचाने के लिए लोगों को 9 मन तेल इकट्ठा करना पड़ता है, और दूसरी जो है मेरी बहुबाधा हारो वाली, या जो कृष्ण की राधा थी वह जा तन की छाई भरे श्याम हरित दूती हुई। यानी यह जो है बिहारी लाल का ही दोहा है। मेरी मेरी बहुबाधा हारने वाली इस राधा की जा तन की छाई परे श्याम हरित दूती हुई, यह बिहारी लाल का दोहा है। रूप उद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका कारेंदु बिन्यानना वाली राधा तो जन्मते ही हिंदी पाठ्यक्रमों की कोठरी में कैद हो गई। मैंने बीए में उस राधा का अध्ययन किया था, यानी जो लेखक ने बीए में उस राधा का अध्ययन किया था। अंग्रेजी के माध्यम से मैं जिस राधा की चर्चा करने जा रहा हूँ वे इन तीनों से निराली थी। यानी जो लेखक इस आत्मकथा में राधा बताने वाली है वह उस तीनों राधाओं से अलग है। संभावना, कल्पना और कविता की राधा से भिन्न हाड़ मास की राधा वे थी मेरे पिता के पिता के मेरे पिता के मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पुत्री, यानी लेखक के पिता की पिता की पुत्री, यानी समझो ये लेखक है। एक मिनट हम ज़रा सा इसका अ, देखेंगे कहाँ जगह कहाँ है। यानी लेखक के पिता के पिता के पिता की पुत्री थी वह कौन, राधा। कहाँ गया वो, ये तो हो गया। गले में खरोश है, तो आज को यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।